गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स इस तरह से दिखाया गया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं उसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र, विभव आदि। अब पहला इसमें जो चैप्टर है उसको हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें पहले भी ये क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी रिवीजन के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाया जा सकता है कि घर्षण विद्युत क्या है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं, तथा इस तरह से वस्तुओं के आवेशित होने को घर्षण विद्युत कहते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आवेशित वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल लगाती हैं, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। और आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश को उत्पन्न करता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश। जैसे यहाँ पे ए और बी दो वस्तुएं हैं, अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी पर जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो ए पर धन आवेश क्रिएट होगा और बी पर ऋण आवेश, यानी कि वस्तु ए धन आवेशित हो जाएगी और वस्तु बी ऋण आवेशित हो जाएगी। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती हैं। तो वस्तुओं के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेशित, तथा जिस पर अधिकता होती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। तथा आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। आवेशन के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला घर्षण के द्वारा आवेशन, अभी ऊपर बताया गया। चालन के द्वारा आवेशन, जिसमें डायरेक्ट टच कराया जाता है। उसके बाद प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब इसमें प्रेरण और घर्षण इसका यहाँ पे दिया गया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसको प्रेरण द्वारा आवेशन देखिए, यहाँ पे इसको दो गोलों के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि यहाँ पे दो गोलों को एक ऐसे रखा गया है जो आपस में टच करते हों। जब एक छड़ लाते हैं, कांच की छड़, जो यहाँ पे जो इसमें धन आवेशित है, तो ये क्या करती है कि इस पहले गोले ए के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसके फलस्वरूप गोले बी के दाहिने ओर धन आवेश इकट्ठा हो जाता है। अब अगर इसको हम यहाँ इसी स्थिति में बनाए रखें और उनको थोड़ा सा हम दूरी कर दें उन दोनों गोलों के बीच में, तब भी ये स्थिति बनी रहती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र के अनुसार देख सकते हैं। अब अगर इस आवेशित छड़ को हटा दिया जाता है तो यह दोनों एक दूसरे में साम्यावस्था में क्रिएट किए रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद अगर इनमें दूरी बढ़ा दी जाती है तो यह इस तरह से ऋण आवेशित, गोला ए ऋण आवेशित हो जाता है और यह आवेश उस पूरे गोले पर वितरित हो जाता है, और इसी प्रकार बी पर भी धन आवेश पूरे गोले पर वितरित हो जाता है। तो इसको आप चित्र बनाकर कॉपी में नोट कर लेंगे। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब दो वस्तुओं ए तथा बी को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु ए जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए बंधुता कम है से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु बी में चले जाते हैं। इस प्रकार वस्तु ए धन आवेशित तथा वस्तु बी ऋण आवेशित हो जाती है। यहाँ पे दिखाया गया चित्र के अनुसार, रगड़ने के पहले ए और बी दो वस्तुएं हैं, रगड़ने के बाद ए पर कुछ इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी पर चले गए, जिससे के कारण वस्तु ए धन आवेशित हो गई और वस्तु बी ऋण आवेशित हो गई। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। एक दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। यह विधि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए उपयोगी है, चालकों के लिए नहीं। दूसरा, इस विधि में दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उन पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है, यानी कि एक पर धन आवेश होगा तो दूसरे पर ऋण आवेश होगा। घर्षण विद्युत, दो वस्तुओं को रगड़कर अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण विद्युत के अनेक उदाहरण हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति स्वेटर अथवा पॉलिस्टर की कमीज उतारता है तो कभी कभी चट चट की ध्वनि सुनाई देती है अथवा अंधेरे में चिंगारी दिखाई देती है। बादलों में गर्जन के समय तड़ित यानी बिजली दिखाई देती है। जब हम बस की सीट पर खिसकने
अथवा किसी कारपेट पर तेजी से गति करते हुए लोहे का गेट स्पर्श करते हैं तो हमें हल्के विद्युत झटके का अनुभव भी होता है। कागज़ की लंबी पतली पट्टियों को टेलीविज़न के पर्दे के निकट लाने पर पट्टियाँ पर्दे की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो ये कुछ इसके उदाहरण थे। अब आइए आवेशों के मूल गुण क्या हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। आवेश की योगात्मक प्रकृति क्या है, इसमें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। उदाहरण के लिए यदि निकाय पर आवेश क्रमशः Q1 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के बराबर है यानी +2e है, Q2 -3e है, Q3 +5e है, तो Q टोटल क्या होगा +2e -3e +5e, यानी जैसे हम बीजगणितीय योग करते हैं यानी टोटल इसमें ये +4e के बराबर होगा। तो इस तरह से आवेश की अचरता क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। किसी निकाय पर आवेश का मान प्रेक्षक के सापेक्ष निकाय की चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि सापेक्षता के सिद्धांत से द्रव्यमान समय लंबाई में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जहाँ पे यह m0 इसका रेस्ट मास है और m रिलेटिविस्टिक मास है, तो ये इस सूत्र से दिया जाता है। इसको हम लोग बाद में फिर डिस्कस करेंगे। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है। यह संरक्षण प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं में सत्य पाया जाता है। यानी फिर से समझिए, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है। यह संरक्षण प्रकृति में पाने जाने वाली सभी घटनाओं में सत्य पाया जाता है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जितना आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश रेशम में। अतः रगड़ने के पूर्व तथा रगड़ने के बाद रेशम प्लस छड़ का नेट आवेश शून्य ही रहेगा, यानी जितना इस पर प्लस होगा उतना उस पर माइनस क्रिएट होगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो शून्य आएगा। क्वांटम प्रकृति क्या है आवेश की। हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी से होती है। अतः किसी भी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी तो उस पर आवेश -ne या +ne होगा। अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर ±ne, जहाँ n क्या है 1 2 3 यानी 1 ± 1e 2e 3e। इसमें e किसी वस्तु पर संभव न्यूनतम आवेश है जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसका मान e का मान आप सब लोग जानते होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है और n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आवेश का मान सतत न होकर डिस्क्रीट विविक्त होता है। इसका निष्कर्ष क्या है, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है। ऐसा नहीं कि 0.25 0.35 इस तरह से नहीं, पूर्ण गुणज होता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, एक दो, इसको भी आप समझ लेंगे। किसी वस्तु पर 1 कूलाम धनावेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। तो Q कितना है, 1 कूलम का आवेश है। अब Q बराबर Ne वाले सूत्र से हम n निकालेंगे Q बटा E से, जहाँ E है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 1 को हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी होगी क्योंकि वो धनावेशित है। 250 ग्राम जल पर कितना धन आवेश तथा कितना ऋण आवेश होगा। H2O आप लोग जानते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। प्रोटॉन पर आवेश प्लस जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्लस प्रोटॉन पे आवेश होता है, यानी +1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 1 मोल या 18 ग्राम जल में 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे और 1 ग्राम जल में 6.023 × 10⁻23 8/18 ये अणु होंगे। तो 250 ग्राम जल में कितने होंगे, 250 से हम इसको गुणा कर देंगे, इतने अणु होंगे। अब जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या, कितने प्रोटॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं, क्योंकि 2 इसमें हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, 10 प्रोटॉन हो गए। तो 250 ग्राम जल में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, हम इसको गुणा कर देंगे 10 से।
अब इस पर 250 ग्राम जल पर आवेश धनावेश कितना होगा, तो एक प्रोटॉन पे जो आवेश होगा उससे हम गुणा कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 गुणे 10 गुणे 1.6 इंटू 10⁻−19/18। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे, इतने पर इतना धनावेश होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कूलाम का नियम और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।